नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रियंका मैम आप सभी का सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको मैंने बताया ही था, पहले भी हमने बताया था, बात की थी कि हमारा जो ऑनलाइन पेड ग्रुप है यानी कि मास्टर कैडर हिंदी का पेड ग्रुप जो है आज से स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप हमारे आज पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर 2020 सेकंड बैच जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। सो जल्दी से जल्दी जुड़ें, अच्छे से पूरी प्रॉपर बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पेड ग्रुप के बारे में आपको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि इसमें डेली जो है आपकी 2 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। डेली 2 लेक्चर लगेंगे आपके जो लाइव हुआ करेंगे। उसमें आप लाइव जैसे आप क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा चलेगा वो हम सीक्वेंस से चलेंगे। हर एक टॉपिक जो है जैसे कि क्रम से चलेंगे, जो हमारा मास्टर कैडर का सिलेबस है। तो डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर रहेगा कि मान लीजिए अगर आप लाइव क्लासेस में किसी वजह से नहीं भी जुड़ पाते हैं, कोई सी काम की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से मान लीजिए उस क्लास में आप नहीं आ पाए, तो उस लेक्चर को आप कभी भी देख सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, है ना, कभी भी हम देख सकते हैं। यही तो हमारी लाइव क्लासेस का फायदा होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, बात आती है कि चलो हम लेक्चर तो कभी भी देख सकते हैं, क्या हमारे डाउट्स क्लियर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप अगले लेक्चर में जब भी आप लाइव आते हैं, मान लीजिए आज एक लेक्चर नहीं देख पाए पर दूसरे में तो लाइव आएंगे ना, दूसरी क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो उसमें आप अपने हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हमारे पूरे सिलेबस के 110 लेक्चर लगेंगे और ये 110 के 10 लेक्चर जो है वो आपको लाइव लेक्चर होंगे, जो कि थ्योरी के लेक्चर होंगे। तो वही बात है कि जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम क्रम से चलेंगे और उसी एक क्रम से चलते हैं तो 110 लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी। और पहले ही दिन जब मैं आपको सिलेबस सारा कुछ बताऊंगी, जो कि अभी मैं आपको बता के जाऊंगी कि सिलेबस में आपके क्या कुछ है, कितना है, क्या आता है, क्या आपका सिलेबस दिया हुआ है, वो सारा सिलेबस हम 110 लेक्चर में स्टूडेंट्स कवर करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें तो आपको 2500 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो लाइव होंगे, और इसकी आपको पीडीएफ भी जो है विथ आंसर यानी कि उत्तरमाला सहित जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप घर बैठकर आराम से अपनी अच्छे से अपने आप को जांच सकें, अपने आप को परख सकें और अपने की पढ़ा हुआ जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, लाइव तो आप इनको एमसीक्यूज को लगाओगे ही, लेकिन घर बैठ के भी इनको दोबारा भी दोहरा सकते हो, पुनरावृत्ति भी कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार किसी चीज को हाथों से भी निकालना जरूरी हो जाता है। आंखों से देखो और हाथ के नीचे से निकल जाए तो वो चीज हमारे लिए और भी पक्की हो जाती है। और स्टूडेंट्स, एक चीज और, मान लीजिए आपके मन में किसी भी तरह का, किसी भी सब्जेक्ट का यानी कि हमारे किसी भी टॉपिक का कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है कि ऐसा था, वैसा था, यहाँ से है, वहां से, इस बुक में ये है, सो स्टूडेंट्स उस हर एक प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा और जिसमें आपको पूरी तरह से संतुष्टि होगी। यानी कि आपके किसी भी क्वेश्चन का जो हमारे हिंदी सिलेबस में लगा हुआ है, यानी कि आपके मास्टर कैडर के जो हिंदी सिलेबस है उसमें आता है, तो उसके हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा, समय पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं आज पूछा तो मैं बोलूं आपको कल परसों, नहीं। जब आप प्रश्न करेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि उसी समय दिया जाए। किसी भी वजह से अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अगले लेक्चर में सबसे पहले उसी प्रश्न को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा और क्या, 2 ही पेपर हुए हैं अब तक, तो प्रीवियस दोनों पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। दोनों ही जो पेपर हैं जो पहले हो चुके हैं उन दोनों पेपर्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे आप और हम मिलकर। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, 2 आपके स्टूडेंट्स मेगा मॉक टेस्ट रखे जाएंगे। जिस तरह से आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक वैसे ही आपका पेपर लिए जाएंगे, 2 पेपर लिए जाएंगे, जिसमें आप अपने आप की अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से परख सकोगे कि आपकी तैयारी क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे मास्टर कैडर हिंदी में सिलेबस क्या है। तो एक जिसको हम बोलते हैं मोटी नजर, है ना, इसके हम देख लेते हैं कि है क्या। जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम समझने के प्रयास करेंगे, आप सभी भी कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास,
सबसे पहला टॉपिक बनता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, है ना, आदिकाल में कैसा साहित्य लिखा गया। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के साहित्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि आदिकाल का इतिहास में जो है वो क्या खासियत रही है, भक्तिकाल, रीतिकाल में क्या रहा है। जैसे हम आदिकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिद्धनाथ और रासो साहित्य बहुत ज्यादा रहा है, जैन साहित्य मिलता है हमें। ऐसे ही भक्ति काल का आरंभ कहाँ से होता है, कौन सी ग्रंथ लिखे गए, भक्ति काल की आगे कौन कौन सी प्रवृत्तियां, परिस्थितियां आदिकाल की जिस तरह से करेंगे वैसे ही हम भक्ति काल की भी करेंगे। ठीक ऐसे ही रीतिकाल आता है। रीतिकाल का आरंभ कहाँ से माना जाता है, रीतिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, इसकी प्रवृत्तियां, परिस्थितियां क्या रही हैं, रीतिकाल जो है आगे कितने भागों में विभक्त था और उसके प्रमुख कवि कौन से हैं। आपको जो कवि लगे वो तो पढ़ने ही पढ़ने, और रीतिकाल के और कौन से प्रसिद्ध कवि रहे हैं वो भी हम उस पर भी एक नजर मारेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है तीनों के बाद में आधुनिक काल की बात आती है, जो कि सबसे ज्यादा मैं कहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आधुनिक काल जो है वो आगे और भी युग बन जाते हैं। आधुनिक काल की आरंभ तो हमने पढ़ना ही है, उसके साथ भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। इसके अलावा स्टूडेंट देखो, भारतेंदु युग में भारतेंदु युग से शुरुआत होती है, इसकी समय सीमा क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, किसके नाम पर इस युग का नामकरण हुआ, इसकी परिस्थितियां क्या थी, प्रवृत्तियां क्या थी, इस युग की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक ऐसे ही हम द्विवेदी युग में भी देखेंगे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसकी समय सीमा क्या, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि कौन से रहे हैं, स्वच्छंद धारा के कवि या फिर, है ना, द्विवेदी युग के द्विवेदी मंडल के कवि कौन से हैं या फिर द्विवेदी मंडल के बाहर से कवि कौन से हैं। छायावाद, छायावाद का छायावाद नामकरण कैसे किया गया, छायावाद के चार स्तंभ कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, छायावाद को छायावाद क्यों कहा जाता है, छायावाद की परिस्थितियां, प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनका भी हमने वही सेम चीज ही पढ़नी है कि इसकी परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं, प्रगतिवाद के कवि कौन से, नई कविता में कौन कौन से हैं, किस तरह का साहित्य लिखा गया, किस तरह की रचनाएं लिखी गई, किस तरह की कविता की गई। उन सब के अलावा स्टूडेंट्स हम इनके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, इनके प्रमुख कवि कौन से हैं जो कि आपको लगे भी हुए हैं, आप सबको पता होगा। आधुनिक काल के जैसे भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रयोगवाद, इनके प्रमुख रचनाएं भी आपको लगी हुई हैं, तो वो सारी चीजों पर हम नजर मारेंगे। सबको बहुत अच्छी तरीके पूरे विस्तार के साथ हम इनको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दो चार पढ़ लिए छोड़ दिया, नहीं, हमने जड़ से शुरुआत करनी और पत्तों तक जाना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, और पूरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला स्टूडेंट्स आपका स्टेप आता है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। गद्य और पद्य, हिंदी जो है देखो दो भागों में चलते हैं ना, लिटरेचर, गद्य और पद्य। गद्य कौन से, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, तो वही सारे चीजें। और पद्य जो आपका कविता भाग हो जाता है, ठीक। तो इस गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, ठीक है, इसमें और क्या आता है, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, देखो कितने सारे भाग हैं, यात्रा वृत्तांत और डायरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबको पता है प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, जीवनी, ये सारी चीजें आपको लगी हुई, तो इनके भी कहानी, खास करके कहानी, नाटक और उपन्यास, एकांकी, इनका यहाँ पर एकांकी जो है वो मेंशन नहीं है, उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। एकांकी जो कुछ भी रह गया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मुख्य बिंदु मैंने आपको दिखाए हैं, इसके अंदर क्या कुछ है वो सारी चीजें भी हमने पढ़नी है प्रमुख कवियों के साथ साथ। अब बात आती है स्टूडेंट्स समीक्षा सिद्धांत की। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समीक्षा सिद्धांत में हमने क्या पढ़ना है, काव्य को पढ़ना है, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। खंड काव्य को खंड काव्य क्यों कहा जाता है, महाकाव्य को महाकाव्य क्यों कहा जाता है, गीति काव्य, इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है अपनी क्लास में। जो आपके 110 लेक्चर होंगे वो 110 लेक्चर आपके यहीं से बनकर जाएंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स गद्य विधाएं, अलग से भी मेंशन की गई हैं। गद्य विधाओं में उपन्यास, कहानी, है ना, और इसके अलावा संस्मरण, जीवनी, इनके तत्व कौन से हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम एकांकी की बात करते हैं, सिद्धांत केवल समीक्षा सिद्धांत, नाटक, एकांकी और परिभाषा और तत्व का वर्गीकरण, इन सारी चीजों को हमने देखना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स व्याकरण की। आपको पता है 150 नंबर का अगर पेपर है
तो उस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि 75 नंबर की तो ग्रामर ही होगी, यानी कि आपका हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने भाषा और लिपि, हिंदी भाषा जो है उसका उद्भव और विकास सारा हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी लिपि जो है वो कैसी रही है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जो हमारे लिए आवश्यक है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वर्ण विचार को जब तक हम खोल कर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है। शब्द विचार की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने से ही पता चलेंगी। वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य में क्या कुछ आता है, शब्द विचार में जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली शब्द कौन से, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपको व्यवहारिक व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। इस व्यवहारिक व्याकरण में भाववाचक संज्ञा निर्माण आ गया, विशेषण निर्माण आ गया, विपरीत शब्द आ गए, समानार्थक शब्द आ जाते हैं, भिन्नार्थक युग्म शब्द आ जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाते हैं, अनेकार्थक शब्द आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां भी इसी में ही। छंद की बात करें स्टूडेंट्स, आपको स्पेसिफिक छंद तो लगे हुए हैं, लेकिन छंद कहते किसे हैं, छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से छंद आपको लगे हुए हैं वो तो हमने पढ़ने ही है, उसके मिलते जुलते छंद और कौन से वो भी हमारे लिए पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छंद सीधा पूछ लिया जाता है, मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है, छंद के प्रकार भी हमें पता होने चाहिए। अलंकार, इसके अलंकार भी हमने वही सेम चीज वही रहेगी इसमें भी, कि अलंकार किसे कहा जाता है, अलंकार आवश्यक क्यों है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कोई शब्द अलंकार है, कोई अर्थ अलंकार है, कोई उभय अलंकार है, इनमें से अलग अलग कौन से हैं, इनकी परिभाषाएं कौन सी है। छंद आ जाते हैं, अलंकार पूछ लिए जाते हैं, पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इनको हम पहचाने कैसे, कैसे हमें पता चले कि ये छंद कौन सा है, ये अलंकार कौन सा है। ये सारी चीजें कहाँ करवाई जाएंगी, आपकी क्लास में होंगी, ठीक, ये मेरी गारंटी रहेगी आपको पढ़ाने की। अब बात करते हैं तकनीक की शब्दावली। हम जो भाषा वाले होते हैं, खास करके भाषा के जो विद्यार्थी होते हैं, उनका अंग्रेजी के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक। तो ये तकनीकी शब्दावली में आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्लास में भी डेली रूटीन में 10 आपको, जैसे कि रोज मैंने 10 दिए तो आप वो पढ़कर आएंगे, उनका टेस्ट भी हो जाया करेगा, है ना, क्लास में सुन भी लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी रिवीजन जो है वो और भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि। जब हमारी भाषा का है तो देवनागरी लिपि का आना स्वाभाविक हो जाता है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का देवनागरी नाम कैसे पड़ा, गुण कौन कौन से हैं, इसमें दोष कौन से हैं, गुण, दोष और विकास, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है पत्राचार की। पत्र, ये इसके बारे में आपको, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। निबंध, साहित्य और समाज लेखन भी आपको लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिलेबस। इसमें आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज, क्रम वाइज आपको करवाई जाएगी। बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हमने इसको कवर करना है एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि अगर हम कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ उधर से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी फिर ऐसी ही होगी, है ना, चंदे में लिया गया काम वैसा ही चलता है। लेकिन अगर हम इसकी अच्छे से पूरी प्रॉपर बढ़िया तैयारी करते हैं तो हमारे लिए पेपर जो है निकालना बहुत आसान हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग। किसी भी तरह की अन्य इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो पेड ग्रुप के रिगार्डिंग, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, पेड ग्रुप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है, पेड ग्रुप में आने के लिए कुछ आप जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, क्लासेस के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, कहीं से अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप 95 693 699 888 392 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर्स पर जब मर्जी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड ग्रुप की सारी डिटेल ले सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं, क्लास में आप सभी का स्वागत रहेगा। तो आप और हम मिलकर ही इसकी तैयारी करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से जो है सिलेबस समझ में आ गया होगा, और इसी सिलेबस के क्रम से ही हम आगे बढ़ेंगे। समय रहते लिया गया एक फैसला आपको आगे लेकर जा सकता है, समय रहते लिया गया एक गलत फैसला आपको पीछे भी ला सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी यही मंगल आशा रहेगी आप सभी के साथ, जल्दी से जल्दी जुड़ें, पूरी प्रॉपर बढ़िया अच्छे से तैयारी करें, और पूरी तैयारी के साथ जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी कल आपको अपने पेड ग्रुप में, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।